स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं पुनीत शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ हमारी इंग्लिश क्लास को लेकर के। कल हमने जहाँ पर हमारी क्लास को ऑफ किया था वहीं से हम लोग इसको फिर स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग सेंटेंस के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार के सेंटेंस हम लोग बनाते हैं और वो 4 प्रकार के सेंटेंस हमें बनाने भी आने चाहिए कि सेंटेंस क्रिएट कैसे करना है। तो हम आज बात करेंगे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक बात बोल दूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो बड़ी आसानी से आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं हम लोग हमारे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन मतलब सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है। आपको एक वाक्य बोलना है, आपको एक सेंटेंस बोलना है। सपोज आपको किसी व्यक्ति से बात करनी है तो बात करने के लिए आपको एक कंप्लीट सेंटेंस बोलना पड़ेगा। कंप्लीट सेंटेंस के कुछ भाग होते हैं, कुछ हिस्से होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं। हम लोग उसी को सबसे पहले क्लियर करेंगे ना। तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जब हम लोग करते हैं मतलब किसी सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं तो सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड इनकी आवश्यकता होती है। इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए जो होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी चीज़ को हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्ता, क्रिया और कर्म। यदि आप लोगों ने हिंदी की क्लास अटेंड करी है, आपने हिंदी पढ़ी है तो उस हिंदी की क्लास में भी आपने देखा होगा आपके पास स्ट्रक्चर होता है कर्ता, क्रिया और कर्म का। इसी स्ट्रक्चर का यूज़ आप लोग हिंदी में भी करते हैं और इसी स्ट्रक्चर का यूज़ जो है वो हम लोग इंग्लिश में भी करते हैं। बस अंतर इतना सा होता है कि यहाँ पर हमारा सीक्वेंस जो है उसको हमें फॉलो करना होता है। हिंदी में कई बार हम लोग हमारे सीक्वेंस को छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमारी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है। लेकिन यहाँ पर हमें इस सीक्वेंस को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमारे पास जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कर्ता होना चाहिए। उसके बाद फिर हमें हमारी क्रिया का यूज़ करना है, क्रिया का प्रयोग करना है और फिर हमारे पास हमारा कर्म हो जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग इंग्लिश में देखेंगे ना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का अर्थ क्या हुआ हमारे पास, कर्ता। सब्जेक्ट का मीन होता है कर्ता। कर्ता मतलब क्या, कर्ता का मतलब होता है कार्य करने वाला। देखिए जब भी आप कोई वाक्य बोल रहे हैं, जब भी आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आप तभी बात करेंगे जब कोई इंसिडेंस होगा, जब कोई घटना घटेगी। और ऑब्वियसली कोई घटना घटी है मतलब वहाँ पर कोई ना कोई कार्य हुआ है। और जब कोई कार्य हुआ है तो वो कार्य अपने आप तो हुआ नहीं, उस कार्य को करने वाला कोई ना कोई तो होगा। तो जो भी व्यक्ति या जो भी वस्तु कार्य को करता है उसे हम लोग बोलते हैं कर्ता, मतलब कि सब्जेक्ट। तो कार्य करने वाला ये क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ। हमारे स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट को। ये सब्जेक्ट कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो भी कार्य कर रहा है। जैसे आप लोग आपके रूम में बैठे हुए हैं और आपका फैन जो है वो मूव कर रहा है तो यहाँ पर घूमने का जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, आपका फैन कर रहा है ना। तो सब्जेक्ट हमारा जो है वो हुआ कर्ता। फिर सब्जेक्ट के बाद हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा जब हम लोग हमारे टेंस पर चलेंगे। अभी हम लोग डायरेक्टली हमारी वर्ब के बारे में बात करते हैं। वर्ब, वर्ब मतलब होता है हमारा क्रिया। वर्ब मीन क्रिया। क्रिया क्या है, क्रिया मतलब कि कार्य का होना। कार्य का होना, मूव। आपके पास कर्ता है, वो क्या कर रहा है, कोई भी मूव कर रहा है। जैसे आपको बाजार जाना है तो बाजार जाने के लिए आप क्या करेंगे, एक मूव करेंगे, जाना। तो जाना जो है वो क्या हो गई, हमारी क्रिया हो गई, वर्ब हो गई। तो वर्ब हम लोग इसके बाद यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। कर्म क्या हुआ, कर्म कार्य का नाम। ठीक है, जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो आपका यहां पर कहलाएगा ऑब्जेक्ट। तो कर्ता, क्रिया और कर्म, ये 3 चीजें होती हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट में हम लोग और भी चीजें रखते हैं। जैसे ये आपका कार्य का नाम तो हो गया। कार्य के नाम के अलावा जिस पर कार्य होता है और या फिर जिस पर जाकर के कार्य आपका खत्म होता है, इन 3 चीज़ों को हम लोग हमारे कर्म में रख सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट में रख सकते हैं। तो 3 चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि एक कार्य करने वाला व्यक्ति है, जब तक उसके पास कोई कार्य नहीं है, जब तक उसके पास कोई काम नहीं है, कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, अब आपके पास एक कर्ता भी है मतलब सब्जेक्ट है, आपके पास एक कर्म भी है मतलब कि आपके पास ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप वहां पर कोई मूव नहीं कर रहे, आप वहां पर कोई क्रिया नहीं कर रहे तो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये तीनों चीजें किसी वाक्य को बनाने के लिए या किसी काम को करने के लिए, ये तीनों चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। कर्ता, क्रिया, कर्म, मतलब कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इनको छोड़ करके आप किसी सेंटेंस को नहीं बना सकते। इनका वहां पर होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, फिर एक चीज यहां पर और छूट रही है हमारे पास और वो है अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या होता है, आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो ये 3 तो आपके बेसिक हो गए। कौन कौन, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपके बेसिक हो गए, इनका होना तो जरूरी है। अदर वर्ड जो होते हैं, ये अदर वर्ड आपके
हेल्पिंग्स होते हैं। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और आपने काम करने में किसी चीज़ की सहायता ली, किसी चीज़ की हेल्प ली। जस्ट आप एक लेटर लिख रहे हैं, आप एक पत्र लिख रहे हैं, तो आपने बोला मैं पत्र लिख रहा हूँ, लेकिन आप पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पर पत्र लिखने में आप हेल्प किसकी ले रहे हैं? आप पेन की हेल्प ले रहे हैं। तो पेन यहाँ पर क्या हो गया? आपका अदर वर्ड हो गया। आपने बोला मैं बाजार जा रहा हूँ, आप बाजार जा रहे हैं, आप सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, जाना आपकी वर्ब हो गई, और बाजार मार्केट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आपने बोला कि मैं कार से बाजार जा रहा हूं, तो वो कार जो है वो क्या है? आपका अदर वर्ड है। सोनू ने बोला कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, अब मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, इसमें सोनू जो है वो क्या है? आपका सब्जेक्ट है। खेलना वर्ब हो गई और क्रिकेट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद सोनू ने बोला कि मैं मैदान पर क्रिकेट खेल रहा हूं, तो मैदान क्या हो गया? आपका एक प्लेस हो गया। तो यहाँ अदर वर्ड में हम लोग जो चीज़ हमारी हेल्प करती है, या कोई प्लेस है, या फिर कोई हमारा टाइम है, उसे हम लोग यहाँ पर अदर वर्ड के स्थान पर रख सकते हैं, अदर वर्ड के रूप में उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ हेल्पिंग वर्ब को। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्प करने का काम करती है, सहायता करने का काम करती है। और हेल्प किसकी करेगी? ये मैन वर्ब की हेल्प करेगी, ठीक है। आप वर्ब का यूज करते हैं, कुछ सेंटेंस में डायरेक्टली आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा देते हो, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पर हमें वर्ब के पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है, वो हम लोग टेंस में क्लियर करेंगे। ये केवल और केवल आपका मैन वर्ब जो होती है उसका हेल्प करने का काम करती है। इसका जो है सेंटेंस के अंदर पर्सनली कोई यूज नहीं होता, लेकिन ये इसकी हेल्प करेगी, और इसके बगैर इसका काम जो है वो पूरा भी नहीं होगा। जैसे यदि मान लीजिए एक फॉर द एग्जाम्पल आपको कुएं से पानी निकालना है, तो कुएं से पानी निकालने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता है? आपको एक बाल्टी की आवश्यकता है। आप बाल्टी डालेंगे, पानी निकल जाएगा। लेकिन वहां पर बाल्टी की हेल्प कौन करेगा? वहां पर बाल्टी की हेल्प करेगी आपकी एक रस्सी। तो इट इज जस्ट लाइक अ रोप, ये एक रस्सी की तरह है जो कि आपकी मैन वर्ब की हेल्प करती है, मैन वर्ब की सहायता करती है ना। बाकी चीजें हम लोग इसके बारे में जो है वो बाद में जानेंगे। तो आप अभी इन तीन चीजों को क्लियर कीजिए। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट का यूज कर रहे हो आप, फिर वर्ब का यूज कर रहे हो, और ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हो, ठीक है। हमारा मास्टर स्ट्रक्चर यहां पर क्या बना हुआ है? सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर आपने आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, एंड देन आप मैन वर्ब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे। यदि वहां पर आप कोई अदर वर्ड दे रहे हैं तो ठीक है, आप यूज कीजिए, अदरवाइज आप इसका यूज नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी हमारी तीन चीजें हैं, हमारा सब्जेक्ट, हमारी वर्ब और हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हमारा ये मास्टर स्ट्रक्चर होता है। हर सेंटेंस में, चाहे आप कहीं पर भी सेंटेंस बनाएं, वहां पर आपको इस ही स्ट्रक्चर का यूज करना है, इसका ही प्रयोग करना है।